will dive deep into the journey of someone who's cracked NEET PG with an All India rank of 240. But more importantly, we're going to explore the person behind the rank. MBBS is all about self-directed learning. You know, the hospital wards teach you more about medicine totally, and life totally than any medical text. मैं नहीं चाहता कि आप प्रिपरेशन को इतनी प्रायोरिटाइज करें कि तुम लाइफ को छोड़ दें। तो यूजी के लिए जैसे कोटा है, वैसे महाराष्ट्र में पीजी की प्रिपरेशन के लिए औरंगाबाद है। वो टॉपर तो नहीं था मैं, लेकिन इतने कम की आदत तो नहीं थी। वो एमबीबीएस में होता है 90% से सीधा 60. This is not going to be just about the exam success. It's going to be about life, growth, and understanding that while ranks are important, they don't define us. हम शुरू से शुरू करते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड और बचपन कैसा था तुम्हारा? तो मेरे को ज़्यादा बचपन तो याद नहीं है। मेरी फैमिली मेरे को लेके शिफ्ट हुई थी इन 2000। तो कलवा में जब भी मैं 3 साल का था तो मेरे स्कूलिंग के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढते थे। तभी लेकिन कलवा में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल था नहीं। तो मेरे पापा जो थे वो कारपेंटर काम करते थे। वो एक इंस्टीट्यूट के लिए काम करते थे जिसके स्कूल विक्रोली वगैरह में थे। फिर पापा ने मुझे LKG UKG इसमें डाला नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मैं पढ़ूँ तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ूँ। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो जिनके अंडर काम करते थे उनको बोला कि आप एक कलवा में स्कूल खोलिए। तो फिर उन्होंने हमारे लिए कलवा में स्कूल खोला। उसके बाद में मेरी स्कूलिंग पूरा 1st से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई और मेरी स्कूलिंग पूरी फ्री थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप क्योंकि हाँ, यस तो तुम परिवार में पहले जन थे जिसने इंग्लिश मीडियम Yes, स्कूल में yes, पढ़ाई। मुझे याद है कि आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तभी मेरे को 60% आए, तो वो रिजल्ट मेरे पास एक पड़ा हुआ है। तो मैं फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उसके बाद में 9th 10th तक ऐसा लगा कि मुझे मैं मतलब आई वॉज तो 5th 6th रैंक पीछे। फिर बाद में फाइनली 10th का रिजल्ट आया तो मतलब स्कूल में मेरा 3rd रैंक आया था। तो मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद में 11th 12th के लिए एडमिशन लिया हमने। तो एट दैट टाइम मैंने क्लासेस नहीं लगाए थे 11th 12th में। देयर वाज सम फैमिली क्राइसिस वगैरह, तो जो भी कॉलेज में सिखाते थे उससे ही काम चलाना। 12th का रिजल्ट आया, आई गॉट 77%। बट मेरे को एंट्रेंस का कोई ओरिएंटेशन नहीं था। एक्चुअली मुझे लाइफ का कुछ ओरिएंटेशन नहीं था, मुझे करना क्या है। मेरा एक दोस्त था, विनोद नाम था उसका। तो हम लोग स्कूल में 1st से 10th तक साथ में थे। तो उससे मैं बात किया कि तू क्या कर रहा है। वो बोला कि यार मैं तो रिपीट कर रहा हूँ। वाइल ये सब जब चल रहा था ना, तभी मैंने फॉर्म भरा था डी फार्मा के लिए। तो मेरे को जो गवर्नमेंट कॉलेज था मुंबई का, यहाँ पे CHM है उल्लासनगर में, वो मुझे अलॉट हुआ था। तो पापा ने मेरे को फीस दी कि 10,000 रुपये फीस थे। तो उन्होंने दिया, बोले जा एडमिशन ले ले। तो उससे मैंने बात किया, तो बोला यार मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है। बोला किसके लिए रिपीट कर रहा है। तो बोला कि यार मैं तो MBBS के लिए सोच रहा हूँ करने। तो ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो उसने एडमिशन लिया एक क्लासेस में। उसकी फीस 40,000 थी। मैंने जहाँ लिया उसकी फीस 20,000, तो वहाँ पे मैंने ले लिया। तो उसके बाद जब भी पूरा साल खत्म होना है तो वी एंड अप, उसका स्कोर 178 था CET में ओके, और मेरा 156 था। 156 आफ्टर 200 CET था। यस। हम दोनों को ही कुछ नहीं मिला। 179 लास्ट के उस ईयर का कट ऑफ था। तो फिर हम दोनों को कुछ नहीं मिला। तो हम दोनों बोले अभी क्या करना है। तो बोला एक बार और कर लेते रिपीट। माय पेरेंट्स आर वेरी कूल। मतलब ओके, सो इवन जब आपने वो जो डी फार्मा कर रहे थे आप उसको छोड़ा, तब भी वो देवर फाइन की। यस दे वर फाइन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने बस इतना बोला कि तेरे को सही लगता है, तू कर लेगा तो कर ले। तो फिर मैंने सेकंड रिपीट के लिए बोला था, बोले ठीक है। तो फाइनली हमने LN ज्वाइन किया था साथ में, हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया। फिर हमारा दोनों का फाइनली साथ में सिलेक्शन हुआ। हम आई स्कोर 533 2 रिपीट के बाद में। अच्छा, दिस योर सेकंड। यस, अभी सेकंड रिपीट। फिर उसके बाद में हम दोनों को फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हुआ GMC कोल्हापुर। 1 महीने बाद सेकंड मॉपअप राउंड हुआ था, तो मैं फिर RGMC में अपग्रेड होके आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी लाइफ शुरू हुई। I just want to know कि while you were growing up, who were your biggest influences? जब तुम बड़े हो रहे थे तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था तुम्हारे? माय फादर ऑलवेज मतलब मेरे पापा ही मेरे लाइफ के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। उनका ऐसा है कि मतलब वो ना सबका ग्रोथ देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि देर मतलब वो सेल्फिश मतलब मेरे बच्चों का होना चाहिए, ऐसा उनका बिहेवियर नहीं है। मेरे पापा का ऐसा है कि सबको साथ में लेके चल रहा है। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी करना है सबके लिए। अगर सबके लिए करना है तो मुझे कुछ जीवन में खुद बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा है। तो वो चीज़ है। Once you entered MBBS, तो फिर MBBS का जर्नी कैसा रहा? MBBS का जर्नी तो स्मूथ तो नहीं बोलेंगे,
फर्स्ट ईयर में मतलब मुझे कुछ ओरिएंटेशन नहीं था, मैं जस्ट आया था, कभी सोचा नहीं था कि मैं कलवा में रहता और कलवा में ही मुझे एडमिशन मिलेगा। कलवा में मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करता ही तो ये भी नहीं पता था। फिर फर्स्ट ईयर ऐसे चल रहा था, मेरे को कुछ ओरिएंटेशन आया नहीं 2-3 महीने। फिर मैं रेडियो एलआर जॉइंट पढ़ रहा हूँ, एल्बो जॉइंट पढ़ रहा हूँ, सुबह 7 बजे आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में जब भी पहला एग्जाम हुआ तो मैं फेल हो गया। ये सबका स्टोरी होता है, फर्स्ट एग्जाम जस्ट फेल। ओरिएंटेशन आया एग्जाम में, क्या आता है, क्या चीजें पढ़नी होती है। फिर जब एक बार ओरिएंटेशन आ गया फिर उसके मैंने बहुत पढ़ना चालू किया। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए इतनी पढ़ाई की थी कि मेरे को फर्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में डिस्टिंक्शन जैसे स्कोर थे थियरी पेपर। फिर मुझे लगा कि मुझे सब आता है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के टाइम पे मैं आता था लाइब्रेरी में, 3 चेयर लगाता था और सो जाता था। फिर आई एंडेड अप स्कोरिंग 64%। फिर थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी हिट हुई। At this time, I remember you telling me कि तुम 11th और 12th के बच्चों को भी पढ़ा रहे थे इस टाइम हाँ, में। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। मतलब मैं जब भी फर्स्ट ईयर में था तो मैं अपने बैचमेट्स को भी पढ़ाता था। टीचिंग इज़ माई पैशन। तो मैं 11th-12th को पढ़ाता था अपने घर के पास में। कॉलेज छूटता था फिर मैं जाता था, उसके बाद 7 से 9 क्लासेस पढ़ाता था। ये रूटीन मेरा फर्स्ट ईयर तक ऐसे ही चलता है। You were telling me you managed first year medicine and teaching टीचिंग professionals, Yes. right? Yeah. फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में फिर लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा, फिर उसके पल्स आ गया, फिर हम पल्स के थोड़ा दुनिया एक्सप्लोर की, फिर मतलब ऐसा लगा कि लाइफ में भाई घूमना चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी है लाइफ। सेकेंड ईयर के एंड तक मैंने डिसेंटली अपने करिकुलम में इम्प्रूव कर लिया था, तो सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आने लगा था कि ऐसा कभी मुझे स्कूल वगैरह में लगा नहीं था, लेकिन मुझे एमबीबीएस में आने के बाद ना फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा था। मेरे को एंट्रेंस का तभी भी कुछ ओरिएंटेशन नहीं था। आफ्टर रिजल्ट लोग पूछते हैं कि कब से प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे सेकेंड ईयर के एंट्रेंस में खुद ओरिएंटेशन नहीं था। फिर हमारे एक सीनियर थे विशाल सपाटे करके, उन्होंने हमको बताया कि ये गोविंद राय गर्ग करके टीचर है, ये पीजी ओरिएंटेशन से तुमको पढ़ाते हैं। मेरे दोस्त के पास सब्सक्रिप्शन था, मैंने उससे बोरो किया और मैंने 7 दिन में वो पूरे वीडियोस कंप्लीट कर लिए। बाकी पढ़ाई जैसी ही चल रही थी वैसे ही चलने दिया। फिर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, फिर मेरे को 73% मिला, तो मुझे लगा कि चलो भाई ठीक ठाक पोजीशन चल रही है अभी। वो टाइम पे 2 ही प्लेटफॉर्म थे, मैरो एंड प्रेपलैडर। इसका ये कॉस्ट है, उसका ये कॉस्ट है। मैंने कुछ नहीं देखा बड़ा सस्ता कौन सा है, तो मैंने देखा कि मैं जो क्लासेस पढ़ाता था उसमें मेरे को मैनेज किया हो जा रहा है, तो आई मैनेज टू गेट प्रेपलैडर। उसके बाद मतलब जो क्लासेस में आप पढ़ाते थे उसके पैसे से Yes. जो भी से क्या? यस, फिर मैंने प्रेपलैडर लिया 3 साल का सब्सक्रिप्शन। And this is in third year of यस यस। तो प्रिपरेशन की जर्नी मेरी ऐसी थी कि मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था, जब मेरे प्रेपलैडर लेने के जस्ट बाद कोविड लग गया था। फिर उसके बाद उस पीरियड में मैंने थर्ड ईयर के इनिशियल में मैंने फाइनल ईयर के 2 सब्जेक्ट मैंने कर लिए। मैंने ओबीजीवाई और मेडिसिन, ये 2 सब्जेक्ट मैंने वही टाइम पे कर लिया था। और ये करते करते मेरे को थर्ड ईयर के एग्जाम आने लगे। फिर मैं बोला कि थर्ड ईयर की मुझे कर लेनी चाहिए। फिर थर्ड ईयर के 3 सब्जेक्ट जो थे मैंने इसी साल में ख़त्म कर दिया। मेरे को टाटा की स्कॉलरशिप लेनी है क्योंकि वो 70% पे स्कॉलरशिप मिलती थी, तो फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ मिली नहीं। फिर सेकेंड ईयर में मैंने 73% लाया। मतलब मेजर रीज़न मेरा पढ़ाई का वो भी था, मुझे टाटा की स्कॉलरशिप चाहिए थी। For those of you who don't know, Tata scholarship is a merit-based scholarship. Basically, the criteria keeps changing every year. So sometimes it's like they'll give it to the top 5 students. Sometimes they'll give it to everyone जिनका 70% से ऊपर आया है. फिर वो change होता रहता है उसका criteria. Yeah. तो सेकेंड ईयर में फिर उन्होंने 75 कर दिया, तो फिर मैं बोला चलो अभी अच्छे से पढ़ते हैं। फिर थर्ड ईयर में बहुत मेहनत करने के बाद मेरे को 74 ही % है। मुझे उस साल भी नहीं दिया क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने स्कॉलरशिप किसी को नहीं दिया था। अच्छा. हाँ, फिर फाइनल ईयर वॉज वेरी हेक्टिक क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतना सब कुछ पढ़ना होता है। फाइनल ईयर ख़त्म होते होते मैंने मेक श्योर किया था कि मेरे सारे मेजर सब्जेक्ट मैं कवर कर लूँ फाइनल ईयर में। तो मैंने फाइनल ईयर में सारे सब्जेक्ट के हैंडमेड नोट्स बनाए थे सारे सब्जेक्ट के, और उसके बाद फिर फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, 4 दिन में रिजल्ट आया, ठीक ठाक % आ गए। फाइनल ईयर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था नहीं। I want to know कि how did MBBS, like the whole journey of these 5 years, not just academically, but how did it shape you in life? बिफोर एमबीबीएस मेरे को लाइफ में कुछ ओरिएंटेशन ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ ओरिएंटेशन नहीं था। उसके बाद जब भी मैंने एमबीबीएस में आया तब भी मुझे ओरिएंटेशन आया कि चलो भाई कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी भी कर सकता हूँ, और मैं फाइनेंशियली भी मतलब फाइनेंस वाज अ बिग इशू फॉर बीइंग व्हाइल डूइंग ऑल दिस। तो फाइनेंशियली मैं खुद को स्टेबल कर सकता हूँ। बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी इज अ आउटकम ऑफ दिस। मतलब लाइफ की जब ओरिएंटेशन नहीं होती है तो तुम खुद एक अच्छे इंसान नहीं होते हो, तुम रैंडमली कुछ तो कर रहे हो। लेकिन जब
तुमको एक लाइफ में एक डायरेक्शन मिलता है तो एक तुम बेटर पर्सन तो बनते हो, वो चीज़ थी। फिर उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, तो इंटर्नशिप के स्टार्ट में मेरा पीएसएम से स्टार्ट हुआ तो बहुत जोश था कि भाई एंट्रेंस तो मतलब इस बार ही करना है। एक बार ब्रीकअप कर दे। थर्ड ईयर से तुमने स्टार्ट करा अपना पीजी का प्रिपरेशन। थर्ड ईयर में तुमने थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स कर लिए। और फाइनल ईयर भी कुछ सब्जेक्ट फाइनल ईयर आई थिंक ओबीजीवाई and medicine you finished. Then final year you try to finish all the final year subjects. Okay. फिर अभी PSM postings internship. तो पीएसएम पोस्टिंग में मेरे कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट रह गए थे, एनेस्थीसिया रह गया था, साइकेट्री रह गया था। तो पीएसएम पोस्टिंग थी, उसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री के नोट्स बनाए क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरा बचा हुआ था। उसके बाद मैंने साइकेट्री पढ़ा, उसमें एनेस्थीसिया के नोट्स बनाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ पीएसएम मैंने 3-4 सब्जेक्ट डिसेंटली कर लिए। उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट होता है। मेडिसिन मेरा बारिश में था, मुंबई की बारिश इस डेंगू की शुरुआत। तो और मैं बहुत ऐसा था कि मुझे ऐसा नहीं करना था कि मुझे भागना है इंटर्नशिप से, मतलब मुझे सीखना भी था। तो लकीली वो टाइम पे मैं एक एसआर थी, नॉलेज देने के लिए बहुत कीन थी वो, तो और मैं लेने के लिए बहुत कीन था, तो राउंड मैं दे देता था। मुझे ऐसा था कि अगर कोई पेशेंट बैड हुआ है तो मैं इन्फॉर्म कर देता था। लोग मेडिसिन अभी के पोस्टिंग में ऐसा होता है कि भाई टाइम हुआ खत्म, पोस्टर हुआ 4 बजे खत्म। लेकिन मुझे याद है कि इनिशियल जो 4 वीक थे इंटर्नशिप के, मेरे क्लिनिकल इंटर्नशिप के, मुझे नहीं याद है कि मैं कभी 6 बजे से पहले गया होऊँगा। ऑफ कॉल भी 6 से पहले नहीं गया हूँ। इतना मतलब मेरे को था। मतलब वो पेशेंट केयर होता है ना, वो शुरू में बहुत था मेरे को। व्हाइल दिस कोर्सेज़ मैंने बहुत कुछ सीखा भी। मुझे लंबर पंक्चर करने के लिए मिला, मुझे इंट्यूबेशन करने मिला, मुझे चीज़ें सीखने मिली। फिर उसका पीडियाट्रिक्स स्टार्ट हुआ। पीडियाट्रिक्स इट इज़ चैलेंजिंग, मुझे चैलेंजिंग चीज़ें बहुत पसंद थी। तो छोटे बच्चों को जेल-कोल लगाना ये बहुत चैलेंजिंग काम था, तो मुझे पसंद था। तो मुझे वो सीखना था, तो मैं सीख लिया, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। ये सब जब चल रहा था ना, ये टाइम पे मेरी कुछ पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं इतना एंथुसियास्टिकली काम करता था कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाया। तो मेडिसिन ब्लॉक खत्म हुआ, फिर आईसीयू स्टार्ट हुआ, वहाँ पे भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर सर्जरी स्टार्ट हुआ। सर्जरी बहुत हेक्टिक होती है। हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलता है सीखने का, सुचेरिंग। You can totally हाँ, be in the yes, operation yes. theater. हाँ. Yeah. तुम Like लाइपोमा, you can assist all the surgeries. yes, yes. तो लाइपोमा करने दे देते हैं, सेबिसियस डिब्राइटमेंट ये सब दे देते हैं। उसके बाद तुम मेजर सर्जरीज में तुमको मतलब एचओडी के साथ तब तुमको ये असिस्ट करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद एनेस्थीसिया चला, एनेस्थीसिया वाज चली, फिर एनेस्थीसिया जब देते थे स्पाइनल, तो वहाँ पे सीखने मिल जाता था। उसके लास्ट में ओबीजीवाई शुरू हुआ। ओबीजीवाई तो मतलब मैंने इतनी खुश, मतलब लोग ऐसा रोते हैं, मैंने इतनी खुशी से काम किया ओबीजीवाई में ना। डिलीवरीज होती थी, उसके बाद में एपिज़ोडोमी सुचेर करना, जब ये सब चल रहा था, ओबीजीवाई के मेरे 4 वीक हुए। 5 मार्च 2023 को नीट का एग्जाम था। मुझे ये रियलिटी हिट हुई 28 फरवरी को। फिर मैंने 4 दिन का एक्सटेंशन डाला। मैंने 4 दिन सिर्फ पढ़ाई की थी। 4 दिन में मैंने ओबीजीवाई, सर्जरी, ऑर्थो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के मैं एंट्रेंस देने गया था। बस इतना ही करके गया था। और जो मेरा वो पीएसएम का छूटा हुआ था, वो छूटा हुआ ही जो था, और ये इतने में ही मैंने एंट्रेंस दिया था। रिजल्ट आया, मैंने देखा 30,000। डाउन द लाइन जब मैंने लोगों को देखा, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने फुल पोटेंशियल को तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिपीट करना चाहिए। जब तुम इंटर्नशिप की सारी कहानियां बता रहे थे एंड हाउ यू वर्क सो diligently in the wards and everything, I also feel that the hospital wards teach you more about Medicine and Totally, life totally than agree. any medical Yes, yes, yes. textbook. So is there anything that you would like to share Yes, from your yes, yes. experiences? एक टॉपिक पकड़ता हूँ मैं, थायराइड। थायराइड फर्स्ट ईयर में एलएक्यू है, थायराइड पैथो में एलएक्यू है, Yeah. थायराइड सर्जरी में एलएक्यू है, I know. थायराइड मेडिसिन में एलएक्यू। Yes, yes. इतना सब कुछ पढ़ा। मुझे याद है जब मैं मेडिसिन में था, जब मैं एंथुसियास्टिकली बहुत काम कर रहा था, एक पेशेंट आई थी, उसका मैंने पल्स ऑक्स लगाया, उसका 130 बीपीएम था। इतनी बार मैंने थायराइड पढ़ा, लेकिन जब तक हम चीजें देखते नहीं तब तक समझ में नहीं आता। वो पूरा रेस्टलेस थी। हाइपर थायराइड के फीचर होते हैं ना, सब कुछ था। यस, टॉक्सिक फीचर थे। उसका इतना बड़ा गला दिख रहा था मेरे को, लेकिन मतलब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। हमारे जब लेक्चरर का राउंड हुआ, ये बोले कि ये तो थायराइड स्टॉर्म का केस है। तभी मेरे को क्लिक हुआ, Then everything comes dot dot तो dot. फिर मतलब हुआ कि भाई 130 हार्ट रेट है, इतना बड़ा थायराइड है। कितना भी तुम पढ़े रहते हो, जब तक तुम चीजें देखते नहीं हो ना, तब तक तुमको कुछ रियलाइज have like those eyeballs popping out of एक्सोप्थेल्मोस एकदम prominent. It's a prominent. scary Yes, look yes, like you yes. get those. ये मेरा एक लर्निंग मोमेंट था कि भाई कि तुम किताब से नहीं सीख सकते हो, तुम किताब से, लेक्चर से तुम नहीं सीख सकते हो। जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं।
But on that point, I would also like to say कि अगर तुमने पढ़ा नहीं होगा ना, तो तुम्हारे सामने चीज होगी तो भी तुमको नहीं हाँ, दिखेगी. Like what the हाँ, mind yes, doesn't yes, know, yes. the eyes cannot see. हाँ. So it has to be a Yes, combination yes, of yes. your medical Yes. knowledge should be हाँ. strong Yes. and you should have a like हाँ, a clinical. मतलब तुम दोनों चीज जब तक नहीं जानो, हाँ. मतलब अगर तुमने सिर्फ देखा है, अगर तुमको पता ही नहीं थायराइड में, it should be balanced. Balance. Like you should have a good medical Yes. knowledge and then you should enter the Yes. clinics and then you'll be Yes. able to Totally. see things. Totally. उसके बाद फिर सब कुछ खत्म हो गया, इंटर्नशिप वगैरह जिस दिन मतलब सारा फॉर्मेलिटीज खत्म हो गया, नेक्स्ट डे मैंने बैक पैक किया और औरंगाबाद जाने का किसी मतलब पहले से डिसाइडेड था, फिर औरंगाबाद के लिए नेक्स्ट डे निकल गया। Aurangabad was your preparation जो तुमने drop like you decided कि you will take a drop and prepare because you didn't give your full potential. मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों साथ में निकल रहे हैं, फिर वो टाइम पे मैंने डांस का फिजियो किया जो कि 100 पेज में हो गया था मेरा, तो मैंने हैंडमेड नोट्स उसके भी बना लिए थे, 4 दिन में मैंने वो कर लिया था। वो मेरा एक सब्जेक्ट था जो 19 में से एक बचा हुआ सब्जेक्ट था जो नहीं किया था मैंने कभी। And all the notes that you talked about in third year and everything, these were your own hand. यस मेजरली जो मैंने नोट्स थे मैंने वो खुद से बनाए थे। 19 में से 12-13 सब्जेक्ट मैंने खुद से बनाए थे, मतलब जिसके पॉसिबल नहीं खुद से, जैसे कि अभी पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी में इमेजेस चाहिए तो उसके मैंने खुद से नोट्स नहीं बनाए थे। डर्मेटोलॉजी हो गया उसके खुद से नोट्स नहीं बनाए थे, और बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट के खुद से नोट्स बनाए थे। जिस दिन मेरा फिजियो कंप्लीट हुआ उस दिन से मैंने डे 1 काउंट किया और मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। औरंगाबाद जाने की क्यों जरूरत है? यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, अगर मुझे यहाँ पे रहना है मुंबई में, अगर अकेला रहना है क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं होती है मेरी, तो मुझे बाहर रहना था, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। औरंगाबाद वॉज लिटिल बिट चीपर। और वहाँ पे जो कि लाइब्रेरी Atmosphere. एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो यूजी के लिए जैसे कोटा है वैसे महाराष्ट्र में पीजी की प्रिपरेशन के लिए औरंगाबाद है, इसलिए जाना डिसाइड किया। लाइफ वॉज वेरी मोनोटोनस, मेरा रूटीन बहुत सेट था। Okay, just walk us through your morning to night routine during your preparation in Aurangabad. मेरा सुबह जो होती थी वो दोपहर में होती थी। मैं सुबह 12:30 बजे खाना खाने के टाइम पे उठता था, ब्रश करता था, खाना खाने जाता था, खाना खा के आके फिर 1 बजे लाइब्रेरी में बैठ जाता था। फिर 1 बजे से 5 बजे तक मेरा पहला सेशन होता था। तो उसके बाद 5:30 तक चाय का ब्रेक, 5:30 से 8:30 तक एक सेशन होता था। उसके बाद में खाने का ब्रेक, फिर 9:30 बजे थर्ड सेशन स्टार्ट होता था, वो 1 बजे तक होता था। रात के हाँ, रात के 1 बजे तक। और फिर उसके बाद वापस एक चाय का ब्रेक, फिर 1:30 बजे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता था, वो मॉर्निंग 6:30 तक चलता। फिर मैं 6:30 को सोता था। तो तुम पूरी रात पढ़ रहे होते थे? तो मैं आई वाज बेसिकली अ नाइट पर्सन, मतलब मैं रात Full night. I was expecting कि 1 बजे के बाद सो नहीं, जाओगे. नहीं। 1 बजे से 1 बजे तक सोऊंगा तो 12 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। I thought maybe okay. तो मेरा ये रूटीन जो था ना, ये मेरा यूनिफॉर्म था। रीडिंग थी ना, वो मेरी रिवीजन थी क्योंकि मैंने सब कुछ करके रखा था। मेरी पहली रीडिंग खत्म हुई ना, तो मेरे को जितने करेक्ट मतलब बेसिकली 200 के क्वेश्चंस ही होते थे। ग्रैंड टेस्ट का वो मेरा 125 टू 130 करेक्ट थे, और ये चीज़ ना मेरी सेकंड रीडिंग तक चेंज नहीं हुई। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वेयर एम आई लैकिंग। हाँ तो मुझे कुछ रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने मेरी जो कंसिस्टेंसी थी, जैसी थी मेरी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखी। So you were re-revising everything हाँ, again. हाँ। Okay. मेरा शेड्यूल था कि मुझे 60 डेज में पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन 60 डेज में करना है, तो मैं 60 डेज में वो रिवीजन कंप्लीट करता था। इस बीच में INI-CET का पहला नवंबर अटेम्प्ट आया था, तो तब तक तो मैंने सेम ही स्ट्रेटजी रखी थी, कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे। फिर INI-CET का एग्जाम दिया मैंने। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट मेरे को 2200 की रैंक आई थी। अगर इट वाज ठीक ठाक, मतलब मिलता तो कुछ नहीं है लेकिन इट वाज ठीक ठाक। आई एम लैकिंग समथिंग, जैसा रियलाइज हुआ। तो फिर देन आई कम टू नो अबाउट BTR कि मतलब भाई ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। BTR इज बेसिकली मतलब अ रिवीजन रिसोर्स। BTR इज बेसिकली बुरी तरह रटो, वेरी फेमस टीचर जैना होरा, उन्होंने बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि सारे सब्जेक्ट को 20 पेजेस में समराइज किया था, सारे सब्जेक्ट्स को। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे ऐसा उसका इंक्लूजन करना चाहिए, मे बी मैं इम्प्रूव करूँगा। तो फिर उसके बाद मैंने उसका इंक्लूजन किया। फिर मैंने INI का एग्ज़ाम होने के स्ट्रेट नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया। मैंने BTR 10 दिन में मैंने BTR ख़त्म किया। All the subjects. यस, 10 दिन में मैंने पूरा BTR खत्म किया। उसके बाद मैंने अपने शेड्यूल में उसका इंक्लूजन किया। मतलब मैंने यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस वगैरह देखी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसको डेली शेड्यूल में लेता हूँ, तो मतलब बेसिकली जो मेरा 5:30 टू 8:30 का स्लॉट था ना, उसमें मैंने BTR को रखा। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरी उस रीडिंग में कि अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ कोई सब्जेक्ट XYZ से, फॉर एग्जांपल मैं फिजियोलॉजी आज पढ़ रहा हूँ, तो मैं मेरी जो फिजियोलॉजी की नेक्स्ट रीडिंग होने वाली है ना,
वो मेरी 60 दिन के बाद होने वाली है। तो विच वाज़ मतलब वो सब कुछ वोलेटाइल होने के लिए बहुत टाइम था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो जो ये मेरा 60 दिन का गैप होने वाला है वो मेरा 19 दिन का हो गया, क्योंकि बीटीआर जब मैं कर रहा हूँ तो बीटीआर में कर रहा हूँ आज किया मैंने 19 दिन में 19 सब्जेक्ट खत्म। And then, हाँ, you know, I even tell this to students that the idea in MBBS is how can you revise faster? यस। Like that's because everything at one point is volatile. So your success will depend on how much you can revise in a very limited frame of time. Yeah. तो वो रिवीजन के लिए जो की थी ना, तो वो यही थी, मतलब वो मेरे को लग रही थी मेरे प्रिपरेशन में जो मिसिंग लिंक थी ना, वो यही थी। मैंने जब भी इसका इंक्लूजन किया है ना, तो मेरे को एकदम इंस्टेंटेनियस रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 1 महीना जब भी खत्म हुआ ना, तो मुझे लगा कि मैं ट्रैक पे आ चुका हूँ। आई वाज़ कंसिस्टेंटली गिविंग ग्रैंड टेस्ट, तो उससे असेसमेंट होता रहता था। मतलब 2 रीडिंग के बाद मैंने जो जीटी की मेरी फ्रीक्वेंसी शुरू में थी, वो 1 महीने में 1 थी। फिर उसके बाद 15 दिन में जीटी था। तो जैसे-जैसे मैं कर रहा था, तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। It was not very big improvement. It was just like enough to था, keep you yes, going. yes. Yeah. 130 जैसे मैंने बोला 125 to 130 था, तो it was going 132. In Okay. GT 134. फिर जो मैंने 6 जैन को दिया था, उसमें I got 136 करेक्ट क्वेश्चन। तो it was enough to keep me motivated. फिर उसके बाद में 8 जैन को मैं एक शादी में गया और नोटिस आई कि पोस्टपोन हो गया। When was the exam scheduled पहले? एग्जाम शेड्यूल था 3 मार्च को था, उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन आई वाज ऑन ट्रैक, लेकिन फिर वो पोस्टपोन बोला और इट वाज इंडेफिनिट पोस्टपोन, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड इन समवेयर इन जुलाई। Okay. तो फिर वो बहुत मेरे लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक हो गया था। I was not very financially sound. अभी मेरे पास डेट नहीं थी, मुझे करना क्या लाइफ में मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जब तक एक प्रॉपर डेट नहीं आती तब तक मैं कुछ तो करता हूँ लाइफ में। केम बैक टू माय कॉलेज, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट और टीचिंग। तो इसमें द डिपार्टमेंट वाज हैविंग अ ग्रेट सपोर्ट इन माय जर्नी। 11th मई को था आईएनआई का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा। तो फिर मैंने मैम को बोला कि मैम मेरे को एग्ज़ाम के लिए थोड़ी छुट्टी चाहिए। तो मुझे मैम ने आईएनआई के पहले 1 महीने की छुट्टी दी थी। फिर आई गॉट बैक टू औरंगाबाद, एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक। वहाँ से निकलने से पहले जो जीटी दी थी मैंने, दैट वाज 146। तो आई वाज सैटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग। आईएनआई का मॉक जीटी हुआ था जिसमें मेरे को 118 आए थे। फिर रियलिटी मुझे हिट हुई कि जो उसके पहले की जीटीज थी वो इजी थी, क्योंकि वो पैन इंडिया लेवल पे लाइव जीटी होता है, जो फ्री होता है तो सब लोग देते हैं। तो उसमें रियलिटी मुझे थोड़ा हिट हुई। फिर उसके बाद लास्ट के 20 दिन मैंने थोड़ा पुश ऑन किया। यूजुअली मेरे शुरू में जो था ना, वो जो 6.5 था ना, वो 4.5 तक था, मतलब शुरू में। लेकिन जैसे-जैसे मेरा मार्क्स इम्प्रूव नहीं होता, आई वाज़ चैलेंजिंग माय सेल्फ। तो मैं दिनेश को बोलता था कि अगर इस जीटी में मेरा 130 नहीं पार हुआ, तो मैं 4 की जगह 4.5। तो ये मतलब वो सुबह के 4 की Yes, बजे yes. 4:30, हाँ, फिर वो तो वो होते 6:30 6:30 हो yes, गया। तो 4 से 6.5 हुआ, तो ये और नहीं बड़ा अच्छा हुआ। तो आईएनआई वापस हुआ। मेरा रिजल्ट जो था वो लास्ट टाइम से 12 रैंक बेटर था, बस इतना ही। हाँ, इट वाज ओके। आई वाज मतलब ठीक है, सैटिस्फाइड। व्हाइल ऑल दिस वाज गोइंग ना, मेरा जो एक बैचमेट था अभिषेक विश्वनाथन, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। मतलब उसकी आईएनआई में 15 रैंक आई थी। मेरे जीटी का स्कोर खराब आया, तुरंत फोन करता था कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे को। तो उसने बताया मेरे को कि भाई टेंशन नहीं लेने का, होता रहता है। 23 जून की डेट थी, एक्चुअली 7 जुलाई की थी, लेकिन उस दिन रथ यात्रा थी, तो दे प्रीपोन टू 23rd जून। Like I want to ask you because NEET kept preponing, then postponing. So along all this, what kept you grounded and motivated? लोग बोलते हैं इतना मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे मतलब किसी चीज से फर्क, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है। कोई आगे जा रही है, पीछे जा रही है, जिसको जब होना है तभी होने वाला है। तो मतलब मैं इतना लोड लेता नहीं था। मैं सबको अंदर जो सुन रहे हैं उनको ये भी बोला चाहूंगा कि अगर तुम जीवन में सिर्फ लोड लेते रहोगे तो फिर इसीलिए जो होगा जब होना है तभी होगा। रिलैक्स, तुम अपना काम करते रहो, बस इतना बोलूंगा मैं। 22 जून आया, एकदम सब कुछ बढ़िया था। शाम में नहा धो के मंदिर गया है। ऐसा कुछ तो टेलीग्राम पे चालू हो गया, पेपर लीक हो गया है, ऐसा कुछ तो हो रहा है। Right now we're sitting back and laughing at all this, but at that हाँ। point it was traumatic to so many मतलब people. मुझे याद है कि औरंगाबाद ऐसी जगह है वहाँ पे लोग 10 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। 11 बजे कंफर्मेशन आया था कि एग्जाम पोस्टपोन हुई है, ऑफिशियल नोटिस आई थी। और मुझे मैं बोला जब प्रिपरेशन अब था, एवरीवन वाज ऑन रोड। सब ऐसा घूम रहे रोड पे कि भाई क्या हो गया, एवरीथिंग वाज इंडिफरेंट। तो मतलब क्या करना लाइफ में समझा नहीं मेरे को। जितने मैंने 2.5 महीने में कमाए थे, वो तो खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट।
तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मैम से पूछा कि मैम मैं आ सकता हूँ क्या वापस? तो बोले ऑर्डर खत्म नहीं है तो आ जा। हमको भी मतलब है ही वैसे बच्चों की एग्ज़ाम थी, लोग चाहिए थे। फिर मैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए था जब तक एग्ज़ाम ही नहीं अनाउंस हुई है। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो भाई 9 दिन के बाद निकल जाऊँगा। फिर 9 दिन यहाँ पे मैंने काम किया, उसके बाद मैं वापस निकल गया। फिर समझ में आ गया था कि अभी ये डेट तो नहीं मिलने वाली। दैट वाज़ 11th अगस्त। यहाँ से 14th या 13th जुलाई को गया था। फिर वो 1 महीना ही था, तो जितना देना है सब दे देना है। तो फिर वो 1 महीना मेरा एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन था। इसी दिन मैंने 5 साढ़े 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया था। इतना lack of sleep, I want to ask you because it's considered na you need like 7 hours of sleep because I know you were doing it for consistently for so long, but did the lack of sleep help or was it detrimental? एक्चुअली मतलब कैसा होता है कि अगर आप अभी आज 8 घंटे पढ़ रहे हो, कल से 6 घंटा पढ़ने लगोगे तो अब तुम सडनली इतना कम करोगे तो दैट विल अफेक्ट। लेकिन मेरा जो था ना वो अब अगर याद होगा तो मैंने हाफ एन आवर के स्पैन से मैंने इंक्रीज किया था। मतलब मैं 4 को सोता था फिर 4:30 किया, तो थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस था वो आधे Gradually ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो उतना मुझे अफेक्ट नहीं हुआ। अभी बॉडी हाँ, अकस्टम हो हाँ। गई। लाइब्रेरी में मतलब वो जो पहला सेशन होता है ना तो लिस्ट प्रोडक्टिव मतलब सबसे वन ऑफ द सबसे लंबा 4 घंटे का सेशन लिस्ट, लेकिन वो 4 घंटे का होने के बावजूद भी वो लिस्ट प्रोडक्टिव होता था। तो फिर भी कैसे-कैसे तो कर लिया था। फाइनली अभी एग्जाम डे आ गया था। How was the exam day? How was that exam एक experience? दिन 3 जून का ट्रॉमा तो था। रात को 2 बजे तक नींद नहीं आई। मेरा आफ्टरनून मतलब इवनिंग सेशन था, औरंगाबाद में प्रिपेयर कर रहा था और मेरा सेंटर मुंबई में आ गया था, तो वो भी टेंशन था। तो मैंने 9th को ट्रैवल किया था, यहाँ पे आया था, मैं 9 बजे उठा, उसके बाद एज़ यूजुअल मैं मतलब मेरी ऐसी मानना है कि मैं अगर किसी एग्ज़ाम में नहा के जाता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं आता है। मुँह धोया और मैं एग्ज़ाम के लिए चला गया। मंदिर गया, उसके बाद मैं सेंटर गया, उसके बाद सेंटर में बैठा था। फिर आई वाज़ वेरी टेंस, तो मतलब मेरे को ऐसा था कि पता नहीं कैसे जाएगा। आई वाज़ प्रिटेंडिंग कि मैं बहुत चिल हूँ, बट समवेयर डाउन आई नो कि मतलब मैं कितना टेंस था। एग्ज़ाम हुई 5 स्लॉट में, ये 40 मिनट का स्लॉट होता है, मतलब मेरे पेपर बहुत फास्ट होते थे। फर्स्ट स्लॉट था जो 40 क्वेश्चंस का, उसके लिए आई गेस 42 मिनट्स थे, मैंने 16 मिनट में पहला स्लॉट कर लिया था। मतलब मैं एक फास्ट पेपर गिवर था। तो सेकंड स्लॉट में मुझे सबसे ज़्यादा 25 मिनट लगे, तो मैंने फटाफट पेपर दे दिया क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैं मतलब फर्स्ट गो में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था मतलब जो एकदम कंफर्म श्योर है। तो मतलब लास्ट में मेरे 5 से 6 क्वेश्चन रह जाते थे, फिर जिसमें मेरे को थिंक करना पड़ता था, उसमें मैं ज़्यादा नहीं सोचता था। तो मतलब पहले वाले में मैंने 1 क्वेश्चन छोड़ा, दूसरे वाले में मेरे 5-6 ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे को लगे अरे यार क्या हो रहा है? लेकिन मैं बोला कि अगर मैंने इसमें 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, अगला स्लॉट डिफिकल्ट हुआ तो क्या करूँगा मैं? तो मेरा प्लान यही था कि मुझे मेक श्योर करना है कि मुझे 190 प्लस अटेम्प्ट करना है, तो मुझे किसी सेशन में 2 से ज़्यादा नहीं छोड़ा। तो सेकंड सेशन वाज़ मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैंने सोच लिया था कि 2 से ज़्यादा तो नहीं छोड़ना। थर्ड वाज़ लिटिल बिट ईज़ी, तो वहाँ पे 1 छोड़ा, सारे में 1-1 छोड़ा था मैंने, 194 मैंने अटेम्प्ट किए थे। फिर मैं पेपर दे के निकला, तो पेपर दे के सब लोग बोल रहे अरे ऐसा पेपर था, मतलब मेरे को एक चीज़ क्लियर थी, मुझे रिजल्ट तक कुछ डिस्कस नहीं करना है। पेपर खत्म हुआ, नेक्स्ट डे ओटी, फिर हमको पता था कि लास्ट ईयर 7वें या 8वें दिन रिजल्ट आया था। तो वो रिजल्ट के 3 दिन पहले से जो एंजाइटी मुझे हुई है, क्या होता था एंजाइटी में? एंजाइटी में मेरे को बैठना नहीं होता था, मेरे को किसी से बात नहीं करना होता था। तो मैं क्या करता था, डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में ना मैं पूरे टाइम वॉक करते रहता था। तो ऐसा सोचता था किसी से बात करके मन मिलाते रहूं। उसके बाद कोई पूछता था एग्जाम में, तो मतलब मेरा सिंपल था कि मेरे को नहीं डिस्कस करना है, एकदम जो रिजल्ट है तो। लेकिन जिस दिन एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड ऑन 22nd, बट 22nd को रिजल्ट आया नहीं, मुझे रात भर नींद नहीं आई। फिर फाइनली 23rd को Okay, आया। so the result day. But tell me more about the result day. Like जब result आया and when you opened the screen and when you saw that number, what was your reaction? And what is the first thing that you did after your result? तो मैंने रिजल्ट देखा, फिर उसके बाद मैं बोला ये तो किसी गलत आदमी ने देख लिया। फिर उन्होंने 3-4 बार रिकन्फर्म किया कि ये मेरा ही है। मेरे को समझ में Were you expecting this? No, I was not expecting. मतलब I was confident that I will get under 5,000. Actually, I was expecting between 1,500 to 2,500. इतना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था। बट हैप्पीनेस वाज वेरी थोड़ा शॉर्ट स्पैन का Momentary. I think your journey was spectacular and the results were really good. So, what are your future plans and what you want to do ahead? Earlier I was inclined towards radiology. बेसिकली मुझे जब फर्स्ट लिस्ट का अलॉटमेंट आया तभी मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे 6 कॉलेज डाले थे, 234 पे क्लोज हुआ था।
फिर उसके बाद मैंने थोड़ा न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में एक्सप्लोर किया, हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं उनसे मिला, फिर उसके बाद मैं टाटा गया, वहाँ लोगों से मिला। फिर जैसे से मैंने रिसर्च किया ना, तो रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन वाज ऑलमोस्ट सेम। आई फाउंड न्यूक्लियर मेडिसिन मोर इंटरेस्टिंग एंड इट वाज पेइंग मोर, टू बी वेरी फ्रैंक। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे न्यूक्लियर मेडिसिन लेना है। You told me during your internship that you liked surgery and you liked medicine and everything, and suddenly you get a very good rank, and that all changes. एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज कि अभी जैसा सोसाइटी में चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किधर जा रहा You are talking about the Yes, violence against yes. doctors. that है। मैं is happening. इतनी मेहनत करके है। एक अच्छे बाद में रेसिडेंसी करने जा रहा हूँ, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इतना सब कुछ अगर मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक पेशेंट है, रैंडमली तुम लेके आ रहे हो टर्मिनल स्टेज पे, मैं उसको नहीं बचा पा रहा हूँ। एंड कभी कभी ना आई ऑल्सो फील कि सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होता है, कभी आईसीयू में बेड ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बेड लाऊं? वी डोंट हैव द पावर टू चेंज थिंग्स, राइट, एट दैट पॉइंट। तो फिर वो रैंडम इशू की वजह से मैं मार खा रहा हूँ। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ इन दैट सिनेरियो। तो प्रिपरेशन की फेज में मेरे को डिसाइड हो गया, तो मुझे ऐसी ब्रांच करनी है मुझे जिसमें ऐसा एक्सपोजर ना हो। तो मैंने डिसाइड किया था, अगर मेरे को 5,000 6,000 के अंदर रैंक आती है तो मैं रेडियोलॉजी करूंगा, और मुझे अगर उसके ऊपर की रैंक आती है तो स्ट्रेट अवे मैं फार्माकोलॉजी करूंगा। मतलब मैंने ऐसा सोच लिया था। पैशन वैशन ना सब मेरा चला गया। Because of the situation, हाँ. the atmosphere, Yes. which which was not very not very Healthy. friendly for Yes. doctors and healthy, because हाँ. you don't spend 20 years of your life just studying and slogging to be beaten up by some random people for for unnecessary nothing, reason. for For nothing. unnecessary reason. Rather than stepping into that, you decided you will choose something where the patient interaction is less and you will be safer. तो आफ्टर रिजल्ट मेरे को रेडियोलॉजी लेने का हुआ, लेकिन जैसे फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिला मुझे, तो फिर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का टाइम मिला। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई विल टेक न्यूक्लियर मेडिसिन। And I also feel कि sometimes when things don't happen for us, they हाँ. happen for us. हाँ. When life is always happening Yes. for you, because अगर वो first list में मिल गया होता हाँ. radiology, maybe you never Yes, thought yes, of nuclear medicine as a Everything is meant for a reason. Yeah. मतलब हो सकता है कि मैं तभी मैंने डी फार्म लेके वहाँ पे मैं आज तक तो मैं थोड़ा मतलब रिलेटिवली इतना अच्छा नहीं, ठीक ठाक सेटल हो गया रहता फॉर समथिंग लेस। Yeah. एवरीथिंग इज मतलब भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ तो बड़ा सोचा है। मतलब अगर तुम्हारा प्लान नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब कुछ तो बड़ा है। Exactly. और हरिवंश राय बच्चन जी को वो बोलते हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और अच्छा. So if if we are not planning for ourselves, maybe somebody higher is planning for us. So thank you so much, Rahul. Now we'll do some fun and insightful questions with you. What was your favorite memory of MBBS? My whole MBBS was very happening. I didn't miss out on anything. मैंने पढ़ाई भी बहुत की, मैंने ट्रिप्स भी बहुत किए, मैंने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी थी। मतलब पूरे MBBS में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी मिस आउट किया है। तो मतलब मेरा आई चेरिश माय होल जर्नी। Okay, what was your favorite subject and what was your least liked subject during MBBS? ड्यूरिंग MBBS आई लाइक मेडिसिन मोस्ट, और साइकेट्री मुझे कभी न, मैं प्रिपरेशन में मुझे मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। Okay. Like we all have had our Viva moments. So what has been your worst Viva moment, or anything weird or funny Viva questions that you have, like any Viva related stories that you have? Actually, it was one ortho Viva. They gave me an X-ray on PDF fibula, and it was थोड़ा पुराना X-ray, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही है क्या। It was tibia fibula and I said it was radius ulna. Your favorite internship moment? एक बार क्या हुआ था कि जब भी मैं पीडियाट्रिक्स में पोस्टेड था ना, तो एक बच्चा था PICU में, उसको ना मतलब जेल को लग नहीं रहा था, तो उनने JR ने ट्राई किया, उसके बाद में JI2 ने सीनियर ने ट्राई किया, SR ने किया, तो नहीं हो रहा था किसी से भी। और मैंने एक बार सर एक ट्राई दी, तो मैंने एक बार लगा दी। दैट वाज सम मोमेंट टू बी रिमेंबर फॉर मी। If you could switch your careers for a day, what would you choose? बस एट अ मोमेंट ऑफ लाइफ मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो इफ आई कुड चूज सिविल सर्विसेज। If you were to give an advice to your younger self right now, looking back, what advice would you give to that little Rahul somewhere? मुझे मतलब एक ही मोमेंट पे ऐसा लगा था कि मुझे कि जब भी मैंने 11th-12th के बाद में मैंने 2 बार रिपीट किया था ना, तभी मुझे ऐसा लगा था कि अगर वो टाइम पे मैंने किसी से ओरिएंटेशन ले लिया होता,
तो शायद मुझे 1 साल कम लगता था। अपने यंगर सेल्फ को मैं यही बोलना चाहूंगा कि Ask for help. हाँ, ask for help. Ask for help because it's It available. helps because it helps. Ask for help because it helps. Yeah, but sometimes we are just blocking ourselves from asking for help हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि शायद है ही नहीं help available. हाँ, But once you yes, start yes. asking, you realize लोग कि हैं, लोग लोग हैं हैं. और and लोग are more than Yes, giving yes, to yes. help. Like they are very giving. If you were the health minister for India, what is the first thing that you would like to do? A better security, Better For security doctors. for doctors. a fixed working hours. Fixed working हाँ, hours. these are the Very, two very major- important. major Two things. things. Fixed working Yes. hours. You know, there were calls when we were working 38 hours on shift and it was Pediatrics double core 60 hours straight. like, aren't we humans? Like, Ah, how would you? yes. So, two things is security and fixed working Fixed hours. working. So while you were preparing for NEET PG, what was the most overrated advice that was given to you and that didn't help you much? I had overrated advice that solve too many MCQs, मतलब जितना ज़्यादा हो सके MCQ solve करो, ये बहुत overrated advice है, मैं भी किसी को suggest नहीं करता। Rather you can solve limited MCQs. I solve daily, मेरा fix था कि मुझे 50 क्वेश्चन करना है डेली का, बट जब मैं 50 कर रहा हूँ मैं उसको अच्छे से रिव्यू करूँगा, that is the key. So basically the key is reviewing what are you solving rather than just blindly solving more questions. Daily solving 200 MCQ doesn't make sense. What makes sense is maybe solve fewer but review them properly so that you can learn from them series, right? Okay. So what was the most helpful advice that you were given during your preparation? जो BTR का inclusion था ना, I guess वो सबसे game changing one for me. Most helpful advice जो BTR का inclusion था वो सबसे helpful था. Okay. One senior or professor who inspired you the most and Actually मतलब inspired मैं बोलूँगा जिसके पास मैं रोने के लिए जाता था, मतलब सपोर्ट बहुत किया था, मतलब मेरा सीनियर मनन, माय इमीडिएट सीनियर, उनने बहुत सपोर्ट किया था, मतलब मैं जीटी देने के बाद रोने के लिए उनको फोन करता था, मतलब पूरी आयना है, उसके बाद भी जब भी आयना हो गया तो उसके बाद अभिषेक वाज द पर्सन, मतलब अभिषेक मोटिवेटेड मी अ लॉट. So basically, you feel that a support system Yes, where you can just yes, cry out yes, and vent yes. out everything was the Yes, most. yes. Because preparation तो अपने को ही करना है, Hmm. सब कुछ खुद करना है, लेकिन अपने पास एक इंसान होना चाहिए जिसके साथ हम रोए तो हमको मोटिवेट करे. most helpful resource according to you for NEET PG? Make your own notes, that's the gold standard. But if you can include BTR, it will help 101%. So basically making your own notes one and taking help of BDR is the two things that you suggest. The last question for today and then you can bind this up. Your final words for anyone who is preparing for NEET PG right now. मतलब आइडिया ऐसा है कि तुम कब से प्रिपेयर कर रहे हो. जो लोग मतलब इंटर्नशिप में आ चुके हैं मैं उनके लिए लास्ट में बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम अगर सेकेंड ईयर में हो या फिर इनिशियल तुमने शुरू किया फर्स्ट ईयर में हो, जो फर्स्ट ईयर में है ना, अगर उनको बहुत एंथुसियाज्म है पीजी प्रिपरेशन पर, तो तुम हर साल के नोट्स बना के रखो. इट विल टेक नॉट मोर देन 15 डेज. अगर तुम डेडिकेटेडली पढ़ते हो तुम Or बस more notes बना notes, करो. I think it will also Hand help made. them in Yes. their own Yes. exams, Yes, right? yes. तो अगर तुम खुद के नोट्स बनाते हो ना तो वो तुमको बहुत हेल्प करेंगे. तो मेरा यही बोलना रहेगा कि तुम सारे नोट्स जितने पॉसिबल हैं जिनमें डायग्राम ज़्यादा नहीं वो खुद से बनाओ. तुम सारे ईयर के नोट्स अगर तुम उनमें ही बना के ख़त्म देते हो ना तो स्पेयर टाइम तुम्हारे पास बहुत बचता है. लेकिन अगर तुम मेरे से पूछोगे विच इज़ अ नाइस टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, दैट इज एंड ऑफ सेकेंड ईयर स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर. दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. Because first year, anyways, there's so हाँ. much happening. Yes. You like incline होने में उतना Yes. time लग जाता है. Those who are preparing on repeat you can say, मतलब जिनने इंटर्नशिप खत्म कर ली है, इंटर्नशिप के टाइम में कुछ नहीं, जस्ट लाइक मी, अगर तुमने खुद के नोट्स बनाए हैं तो नाइस, या फिर तुम प्रिंटेड नोट्स लो या किसी के भी नोट्स लो और तुम उससे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. तुम फर्स्ट रीडिंग अपनी 60 डेज में ख़त्म करो. हर सब्जेक्ट को तुम डेडिकेटेड टाइम दो. और जब तुम फर्स्ट रीडिंग करते हो जितना टाइम तुमने फर्स्ट रीडिंग को दिया है ना, सेम अमाउंट ऑफ टाइम सेकेंड रीडिंग को दो. ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमको लगता है कि मैंने ये 60 में किया, अगले में 45 में करूँगा, लेकिन फर्स्ट रीडिंग की जो चीज़ें ना वो कंसोलिडेट नहीं होती हैं. तो अगर तुमने फर्स्ट रीडिंग 60 में की है तो सेकेंड रीडिंग में तुम 60 में करो. उसके बाद तुम दिन धीरे धीरे कम कर सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आज सीरियस खत्म करना है. मेरी जो लर्निंग प्रोसेस थी ना प्रिपरेशन के टाइम पे, मेरा पेज डायरेक्टेड टारगेट होता था. अगर मेरा 100 पेज का फिजियो नोट्स है तो मुझे एक दिन में 100 पेज खत्म करना है, ऐसा होता था. तो तुम इनिशियली मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब भी, तो मेरे जो हैंडमेड नोट्स होते हैं तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत छोटी है,
तो मतलब मैं बहुत चीजें एक पेज में Concise. कंसाइज करके लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मेडिसिन की जो पेजेस होते हैं यूजुअली लोगों की 1200 पेजेस की नोट्स होती है, मेरे मेडिसिन 450 पेजेस के थे। तो अभी मेरा तक है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने सारे नोट्स मेरे खुद के रखे हुए हैं और मैं किसी को नहीं दे पा रहा हूँ। कोई मांगना भी मत। फिर ऐसा है कि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 40 पेजेस पर डे से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि इनिशियली हम स्लो होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती है तो हमको पता होता है हाँ कि इसमें इधर इस लाइन में ये है तो अगली लाइन ये Yeah, आने वाली, इस तरह पता then you can just Yes, flip through them yes, and yes, पता yes. चल जाएगा। हाँ, तो मैंने स्टार्ट 40 से किया था फर्स्ट रीडिंग में, फिर सेकंड रीडिंग में 60 हुआ था, क्योंकि मेरा बहुत कंसाइज होता है, तो माय 40 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल पर्सन का 80। इतना हो जाता है आराम से, अगर तुम दिन में 12 घंटे दे रहे हो ना तो इतना हो जाता है। तो तुम डेली बेसिस पे पढ़ो। मैंने 40 से स्टार्ट किया था और मैंने पीक प्रिपरेशन में एक दिन में 140 पेज किए थे। मैं सर्जरी में 2 दिन में पढ़ सकता हूँ, इतना मैंने लास्ट में खुद को प्रिपेयर कर लिया था। 34 डेज में मैंने पूरा साइकिल खत्म किया। अगर तुम 3 रिवीजन के ऊपर आ जाते हो ना तो तुम 34 डेज में साइकिल खत्म कर सकते हो। Exactly, and that's the beauty of making your own Yes. notes. You will never have to open the Yes, textbook. yes, yes. Like you can just flip Yes. over your notes and you are done. द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तुम किसी के प्रिंटेड नोट्स पढ़ते हो ना, मैरो के जो प्रिंटेड नोट्स है ना, जो चीज तुम 10 मिनट में पढ़ते हो तुम ओन नोट्स में 5 to 7 मिनट्स में कर सकते हो। इट सेव्स योर टाइम। ये चीज है, अगर तुम खुद के नोट्स करते हो तो तुमको वो बूस्टअप करता है। और एंड में ना वही नोट्स तुम 2 मिनट में भी हाँ, कर सकते हो, yes, because it just हाँ, क्योंकि तुमने लिखा है, तुम्हारी मसल मेमोरी है, तुमको पता है आगे क्या and आने वाला है। pictorial memory Yes, also, because yes. sometimes the picture हाँ, just comes yes, in front हाँ, of you कि ये कलर का वो था, ऐसा था। एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाँ ये पेज नंबर 84 पे राइट साइड में ऊपर वो वाला डायग्राम था। हाँ, यस, ये चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी इज द की। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम नहीं मैटर करता है तुमने एमबीबीएस में क्या किया है, तुमने इंटर्नशिप में पढ़ाई की है कि नहीं की है, लेकिन एक चीज बोलूंगा, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तुम रिजल्ट लाओगे। अगर तुम, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर तुम फॉलो करोगे, तुम कैसे भी एमबीबीएस में कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, तुम 10,000 के अंदर आराम से रैंक लाओगे, इसकी श्योरिटी है। अगर तुम कंसिस्टेंस रहते हो तो पूरा साल सेम कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि मैं बीमार हूँ, मैं चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे लाइब्रेरी जाना है। मतलब मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है कंसिस्टेंसी से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बिकॉज होता है कि ना 1 डे का ब्रेक लेते हो, फिर वो 2 दिन का हो जाता है, फिर वो 3 दिन का, एंड देन यू लाइक नेक्स्ट हफ्ते शुरू क्योंकि जो बैकलॉग है ना, दे स्ट्रेस यू। अगर मैंने बोला है कि मुझे सर्जरी 4 दिन में करना है और सम XYZ रीजन, अगर वो मान लो तुम्हारा कहीं एक दिन लैप्स होता है ना, तो वो फिर जब सर्जरी का तुम्हारा 5वां दिन स्टार्ट होता है तो तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो शेड्यूल है ना वो उसमें खाता है, तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर तुमको स्ट्रेस होता है, यार ये कैसे कंप्लीट करूंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर तुम वीक में 7 दिन नहीं पढ़ सकते हो तो औरंगाबाद में वी यूज्ड टू डू कि हम 6 दिन प्रॉपर 16 आवर्स रीडिंग रखेंगे और हम संडे के दिन में हम सिर्फ 10 to 12 आवर्स की रीडिंग रखेंगे। एक हम आउटिंग रखते हैं संडे को डिनर के लिए, Okay, so that the community, I think community helps a lot, ताकि थोड़ा रिलीज बाइंड अप हो जाए। क्योंकि तुम डिनर पे जाते हो थोड़ा चिल रहते हो। हाँ, एक दिन रिलैक्स चाहिए, 3-4 But I still like the fact that तुमने रीडिंग का टाइम कम करा, but you didn't skip it हाँ, altogether, yes, like you just made it 11 to 12 इवन hours. जिस दिन मैंने जीटी प्लान किया है उस दिन भी, अगर मोस्टली संडेज को जीटी देते हैं, सबका यही होता है कि हम संडे को जीटी देंगे, तो मेरा जो 12 घंटे का पढ़ने का जो मेरा 16 से 12 हो रहा था, अगर मैं जीटी दे भी रहा हूँ ना तो आई मेक श्योर कि मैं उस दिन 8 घंटे तो पढ़ूंगा। ये हो गया अपना प्रिपरेशन कैसे करना है। एमसीक्यू सॉल्विंग की ये चीज बोलूंगा कि तुमको ऐसा नहीं करना है इनिशियल डेज में कि भाई मैं सारे खत्म कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, मगर तो ऐसा नहीं करना है। तुम इनिशियल डेज में अगर तुमको चाहिए तो तुम थोड़ा 50 का 100 कर सकते हो, क्योंकि तुमको इनिशियली थोड़ा एंथुसियाज्म होता है। इनिशियल तुम 1 से 1.5 महीने दिन के 100 कर सकते हो, लेकिन वाइल जैसे तुम आगे बढ़ते हो ना, तो वो टाइम पे मेरा एक ही सजेशन है, तुम दिन के 50 करो, लेकिन अच्छे से करो। Thank you so much, Rahul. That was a beautiful conversation. For everyone watching, I just feel that an exam is just a stepping stone in life. It is our passion, perseverance, and empathy that truly defines us. If this conversation inspired you or gave you certain insights, please feel free to share it with everyone. Also, let me know in the comments below that what resonated with you the most and what would you like to hear from us next. Till then, take really good care of yourself. Love and Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give
लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेस तो बोलने पूरा बचपन चला गया बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna go up once again. Give me some sunshine, give